हेलो एंड नमस्कार। हम लोग बातचीत करेंगे आज भूगोल के एक नए टॉपिक पर, जिसे हम लोग देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो हम लोग पहले देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं क्या, इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है और पृथ्वी पर ये कहाँ खींची गई। तो इन सभी चीजों को देखने के पहले हम लोग देखते हैं कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की अगर हम आकृति की बात करें तो शुरुआत में पृथ्वी पृथ्वी की आकृति कैसी है, इस पे बहुत विवाद रहा है। अलग अलग साइंटिस्ट का, अलग अलग जियोग्राफर का अलग अलग मानना था कि पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी दिखती कैसे है। तो इसमें एक बहुत चर्चित नाम है अरस्तु का नाम आप लोग जानते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में अरिस्टोटल बोलते हैं। अरस्तु ने ये बात सबसे पहले माना कि पृथ्वी वास्तव में गोलाकार है। इसका मतलब इन्होंने स्पष्ट ये कह दिया कि पृथ्वी गोले के आकार की है। गोले के आकार का होने का मतलब है कि अपनी एक त्रिज्या होगी, उस त्रिज्या से एक बराबर दूरी का गोला बनाया जाए, वैसी है पृथ्वी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, ये बात पता चली कि वास्तव में पृथ्वी गोला तो हो नहीं सकती, क्योंकि पृथ्वी पर कहीं हिमालय जैसा ऊंचा उठा हुआ पहाड़ है और कहीं पर प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त जैसा नीचे धंसा हुआ गड्ढा है। इसका मतलब पृथ्वी बाहर एकदम समतल नहीं हो सकती जैसा कि गोले में होता है। इसलिए यह बात धीरे धीरे करके गलत हो गई। ये जो गलत बात हुई, इसके बाद आगे चल के और रिसर्च हुई, मान लिया गया कि पृथ्वी जो है वो किस प्रकार के आकार की है। तो कहा गया पृथ्वी थोड़े से चपटे आकार की है, और चपटा हुआ आकार होता है अंडे का। यानी अगर हम इसे पकड़ के थोड़ा सा दबा दें तो ये अंडे के तरीके से फैल जाएगा, एक दीर्घवृत्त के आकार में हो जाएगा। ये माना जाने लगा पृथ्वी को। रिसर्च और आगे बढ़ी तो ये देखा गया कि अंडे के आकार में भी पृथ्वी नहीं है। फिर कैसे है? मनुष्य की एक आदत है, वो तुलना करके देखना चाहता है कि ये गोले से मिल रहा है या फिर अंडे से मिल रहा है या फिर संतरे से मिल रहा है। इस बार माना गया कि किससे मिलता जुलता है, संतरे से मिलता जुलता है, यानी नारंगी के आकार की है, ऐसा माना गया। जैसा कि हम जानते हैं संतरा जहां से पेड़ में लटका होता है वहां हल्का सा धंसा हुआ होता है, और उसका निचला हिस्सा भी थोड़ा सा धंसा हुआ होता है। ये जियोग्राफर ने माना कि जो धंसे हुए भाग है, ये ऊपर का धंसा हुआ भाग ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव है और नीचे का धंसा हुआ भाग दक्षिणी ध्रुव है, इसलिए संतरे के आकार का माना गया। फिर जैसे और आगे जियोग्राफर ने रिसर्च करी तो उन्हें पता चला कि संतरे से भी पृथ्वी मैच नहीं करती, पृथ्वी गोले से भी मैच नहीं कर रही है, पृथ्वी अंडे से भी मैच नहीं कर रही है, और पृथ्वी संतरे से भी मैच नहीं कर रही है। तो वर्तमान स्थिति ये है, आज हम लोग ये जानते हैं कि पृथ्वी जियाइड आकार की है। जियाइड आकार का मतलब ये है कि ये एक ऐसा आकार है जो पृथ्वी किसी से मैच नहीं करती, पृथ्वी अपने आप में यूनिक आकार की। यूनिक आकार का मतलब इसे कहा गया पृथ्व्याकार। इसका मतलब पृथ्वी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, अपने आप में पृथ्वी पृथ्वी के आकार की है। इसी चीज को हम लोग भू आभ भी बोलते हैं, यानी पृथ्वी अपने आप में एक अलग आकार की है, जिसे भू आभ, पृथ्व्याकार या जियोइड बोला गया है। तो वर्तमान स्थिति ये है कि पृथ्वी का आकार, अगर वर्तमान में क्वेश्चन आए तो आपको टिक करना है जियोइड मानी जाती है। ये पहले से कैसे आगे बढ़ा उसको हम लोगों ने यहाँ कम समय में देखा। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो पृथ्वी है ये गोले से मिलती जुलती है। जियोइड का मतलब कहीं पर बाहर उभरी हुई है, कहीं धंसी हुई है, लेकिन है गोले से मैच करती हुई पृथ्वी। इसलिए अगर कोई भी चीज गोले से मैच करती हुई है तो उसका अपना केंद्र जरूर होगा। वस्तु किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, कैसी भी दिखती क्यों ना हो, केंद्र तो उसका होगा ही होगा। तो जब पृथ्वी का अपना केंद्र पता कर लिया गया, पृथ्वी के केंद्र से दो तरफ कुछ रेखा मिला करके इसको दो बराबर भागों में बांट दिया गया। जब कोई रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरेगी तो ये बात बिल्कुल निश्चित है कि ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटेगी। जैसे हम कोई सेब लेते हैं, अगर सेब को बीच से काटते हैं, उसके केंद्र से काटते हैं, तो दोनों हिस्से एग्जैक्ट बराबर होंगे, ये बात बिल्कुल निश्चित है। लेकिन अगर वो हम काटें और वो केंद्र से ना काटे तो उसके दोनों भाग बराबर होंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। छोटा बड़ा भी हो सकता है, परंतु यदि केंद्र से काटा गया है तो निश्चित रूप से दोनों भाग बराबर होंगे। यदि यह रेखा केंद्र से होकर गुजर रही है तो ये बात फिक्स है कि ऊपर की दिशा में उत्तर दिशा मानी जाती है, इसलिए उत्तर की दिशा का आधा गोला बनेगा, और नीचे वाली दिशा दक्षिण मानी जाती है, इसलिए नीचे दक्षिण दिशा का आधा गोला बनेगा। ये जिस रेखा ने ऐसा कर दिया, ये रेखाएं हमें क्यों कल्पना करनी पड़ी? देखिए, ये कैसी कोई भी रेखा पृथ्वी पर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कल्पना है। इसका मतलब हमें पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं माननी पड़ी है, और ये
काल्पनिक रेखाएं क्यों माननी पड़ रही है? वास्तव में पृथ्वी पर स्थिति का निर्धारण करना है। इस वजह से हमें मानना पड़ रहा है कि ये रेखाएं क्या है और क्यों माननी पड़ रही है, उसका रीजन देखिए। स्थिति निर्धारण करने के लिए प्रश्न आपसे पूछेगा कि पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्यों मानी गई, तो आप कहेंगे पृथ्वी पर कौन सी नदी कहाँ है, कौन सा झील कहाँ है, कौन सा पहाड़ कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है, इसकी लोकेशन बताना हो, स्थिति बताना हो, तो हमें स्थिति का निर्धारण करने के लिए दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं करनी पड़ी, माननी पड़ी। और वो दो काल्पनिक रेखाएं कौन कौन सी हैं? एक जो पृथ्वी पर ऐसे लेटी लेटी क्षैतिज रेखाएं खींची हुई हैं, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ जो रेखाएं खींची हुई हैं, ऐसी रेखाएं, इन रेखाओं को हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। यानी अक्षांश रेखाएं क्या है? तो आप कहेंगे पृथ्वी पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं। याद करिए, काल्पनिक रेखाएं हैं, किसी प्रकार की कोई रेखा एग्जिस्ट नहीं करती पृथ्वी पर। ये काल्पनिक रेखाएं पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई। इन काल्पनिक रेखाओं को खींचकर अब हमारा थोड़ा सा काम आसान हो गया कि कौन सा देश कितने डिग्री वाली काल्पनिक रेखा पर स्थित है। लेकिन अभी भी उत्तर की दिशा में जो ये गोला है उसमें भी बहुत सारी ऐसी क्षैतिज रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक यही बात यहाँ भी खींची जा सकती है। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 20 डिग्री ऐसे उत्तर में भी होगा, ऐसा ही दक्षिण में भी होगा। इसका मतलब काम अभी भी हल नहीं हो पाया। हम कहते कोई भी ऐसा देश जो 20 डिग्री अक्षांश पर है, तो 20 डिग्री अक्षांश पे है तो 20 उत्तरी और दक्षिणी दोनों तरफ हो सकता है। फिर हमने मान लो ये कह दिया 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, तो उत्तरी अक्षांश की रेखा तो पूरे के पूरे पृथ्वी पर जाएगी। इस वजह से अभी भी ये पता नहीं चल पाएगा कि इसमें देश यहाँ है या फिर कहाँ है। इसलिए अब हमें कुछ और काल्पनिक रेखाओं की आवश्यकता पड़ी जो ऊपर से नीचे की तरफ खींची जाए। जहां पर ये काल्पनिक रेखाएं और ये काल्पनिक रेखाएं कट करेंगी वहां कोई और देश, अगली कोई रेखा जहां कट करेगी वहां कोई और देश। इसलिए हमें इन काल्पनिक रेखाओं की आवश्यकता पड़ी। इसका मतलब जो उत्तर से दक्षिण की तरफ रेखाएं खींची जाएंगी, ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाएंगी, इन्हें हम लोग नाम देते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, लंबी लंबी रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। और जो अक्षांश रेखाएं हैं इन्हें हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, लेटी हुई रेखाएं या क्षैतिज रेखाएं। तो ये जितनी रेखाएं हैं ये पृथ्वी पर कैसे खींची गई हैं? क्षैतिज। और देशांतर रेखाएं किस प्रकार से खींची गई हैं? ऊर्ध्वाधर। ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं, यानी अगर हम ऐसे कहें ये आपका उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर हम लोग कहते हैं साउथ पोल है यानी दक्षिणी ध्रुव है। अगर इन ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं पृथ्वी पर हम खींचते चले जाते हैं, ये सभी रेखाएं आपकी कैसी रेखाएं हैं? देशांतर। क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं हैं, ये सभी देशांतर रेखाएं हैं। जिन्हें देख के एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जा रही है कि देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी हर स्थान पे समान नहीं है। अब ये जो आपने ऐसे रेखा खींची थी, इस प्रकार की जितनी रेखाएं हैं क्षैतिज, वो सभी अक्षांश हैं। तो अक्षांश रेखाओं में भी कुछ स्पेशल अक्षांशों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहले अक्षांश देखेंगे, फिर देशांतर देखेंगे, एक एक करके दोनों को देखेंगे। अभी तो केवल इंट्रोडक्शन में ये जान पाए हैं अक्षांश किन्हें कहते हैं, देशांतर किन्हें कहते हैं, आवश्यकता क्यों पड़ रही है, स्थिति निर्धारित करने के लिए इनकी आवश्यकता है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि किस प्रकार से ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। और अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अक्षांश क्या है, स्पेशली अब हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। तो अब हम देखेंगे अक्षांश रेखाएं, और ये जो अक्षांश रेखाएं हैं यानी लैटिट्यूड्स हैं, अगर इंग्लिश में इन्हें हम बात करें तो लैटिट्यूड्स हैं। तो ये लैटिट्यूड लाइन क्या है? हमने कहा पृथ्वी पर जितनी भी क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं ये सभी अक्षांश रेखाएं, क्योंकि हम लोग क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश बोल रहे हैं। जो रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है और पृथ्वी के केंद्र से जाएगी, तो ये बात निश्चित है कि पृथ्वी को दो बराबर गोले में तोड़ देगी। यानी उत्तर दिशा का जो गोला होगा, अब हम उसे उत्तरी गोलार्ध कह सकते हैं। गोलार्ध का मतलब होता है आधा गोला, यानी नॉर्दर्न साइड का हेमिस्फीयर है, ऐसे ही ये नीचे साइड का दक्षिण साइड का होगा, तो इसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। इसका मतलब ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध नाम के दो गोलार्ध जिस रेखा ने बनाया, ये बात निश्चित है कि वो पृथ्वी के बीच से गई होगी, तभी आधा गोला लिखा जा सकता है। पृथ्वी के बीच से गई है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भू के मध्य से गई है, इसलिए भूमध्य रेखा है?
इसका नाम हो गया भूमध्य रेखा। जितनी रेखाएं ऐसी खींची जा रही है वो सभी अक्षांश हैं, इसलिए जब ये केंद्र से गुजरी तो केंद्र पर 0 डिग्री का कोण बनाएगी, इसलिए हम लोग इसे 0 डिग्री अक्षांश भी बोलेंगे। तो इसी का नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी बात को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, तो इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन, यानी इक्वेटोरियल लाइन यानी इक्वेटर। ये जो रेखा है, इस रेखा पर वर्ष भर लगभग दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं, यानी दिन 12 घंटे का, रात 12 घंटे की, कुल मिलाकर 24 घंटे। उसमें से दिन और रात की अवधि बराबर बराबर होती है, यानी दिन छोटे रातें बड़ी, इस प्रकार की सिचुएशन नहीं है, दिन और रात बराबर है। इस घटना को भूगोल की भाषा में जहां दिन और रात बराबर होते हैं उसे कहा जाता है विषुव, और ऐसा जिस रेखा पर हो रहा है वो रेखा कहलाती है विषुवत, यानी दिन और रात बराबर होना ये कहलाता है विषुव, और ऐसा जिस रेखा पर घटना हो रही है उसे कहते हैं विषुवत। इसका मतलब इसी रेखा का नाम हम लोगों ने भूगोल की भाषा में रखा विषुवत रेखा। ये सभी नाम इस 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा के हैं जो 0 डिग्री अक्षांश केंद्र से गुजरती है। अब हर 1 डिग्री पर यहाँ अक्षांश खींचते जाना है, हर 1 डिग्री पे अक्षांश खींचते जाना है, और इन अक्षांशों को हम लोग किस प्रकार से खींचेंगे इनको देखिए। जैसे हमने मान लिया कि ये जो पृथ्वी का केंद्र है, इस केंद्र पे हमने इस प्रकार से कलम को रखा हुआ है, 1 डिग्री इस पेन को ऊपर बढ़ाएंगे, 1 डिग्री इधर भी पेन को ऊपर बढ़ाएंगे, जहां ये जाएगा वहां निशान लगा देंगे, जहां ये पहुंचेगा वहां निशान लगा देंगे, और ये 1 डिग्री का कोण इसके केंद्र पे यहां बन रहा है। इसलिए अब हम इन पॉइंट्स को यहां से ना मिला करके सीधे यहां से मिला देंगे, और हम कह देंगे ये 1 डिग्री की अक्षांश रेखा है। ये डिग्री बन रहा है कहां पर, इस जगह पर। लेकिन इसको हम लोग यहाँ पर नहीं खींचेंगे, केवल समझाने के लिए है, ऐसे हम लोग खींच देंगे और हम कहेंगे कि ये 1 डिग्री की अक्षांश रेखा है। अगर हर डिग्री पर खींचते जाएंगे तो आप देखिए उत्तर वाले आधे गोले में कितने रेखाएं खींचेंगे। यहाँ पर आप 0 पे थे, 1 डिग्री 2 डिग्री, दोनों कलम को देखते जाइए, बढ़ते जा रहे हैं। जब 90 डिग्री पर ये कलम पहुंचेगी तो 90 डिग्री पर ये भी कलम वहीं पहुंच जाएगी। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि 90 डिग्री पर रेखा नहीं मिलेगी, बिंदु मिलेगा, और ये जो 90 डिग्री पर बिंदु मिलेगा इसी को हम लोग उत्तरीय ध्रुव बोलेंगे। ध्रुव का मतलब पॉइंट होता है, नॉर्थ पोल। अब वहां रेखा नहीं मिलेगी। इसको आप देखते हुए चल रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर आप बढ़ते चले जाएंगे इन रेखाओं की लंबाई आप देख रहे हैं घटती चली जाती है, और ये इतनी घटकर शून्य हो गई कि जब उत्तरी ध्रुव पे पहुंचे तो शून्य ही। तो यहाँ पर आपने देखा रेखा नहीं मिली बल्कि एक बिंदु मिला। तो यहाँ अगर देखें डॉटेड लाइन पे, तो हर 1 डिग्री पर अगर आपने खींची है तो 90 रेखाएं खींची होंगी आपने। इसका मतलब है यहाँ पर टोटल 90 अक्षांश होंगे उत्तरी गोलार्ध में। ठीक यही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में भी होती चली आएगी, और जब दक्षिणी गोलार्ध में 90 पे पहुंचेंगे तो फिर एक ध्रुव मिलेगा। ये दक्षिण दिशा में है इसलिए इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोल देंगे। ये जो दक्षिणी ध्रुव बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे साउथ पोल। ये ठीक 90 डिग्री पर यहाँ पर मिलेगा। यहाँ भी ऐसे ही रेखाएं खींचते आप चले जाएंगे जिनकी लंबाई यहाँ घटते 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 और आकर के लास्ट में स्वयं शून्य हो गया, ये पॉइंट बना। इसका मतलब अक्षांश रेखाएं यहाँ भी कितनी होंगी संख्या में, 90, यानी कुल मिलाकर के 90 अक्षांश जो है, ये 90 अक्षांश आपके उत्तरी गोलार्ध में है और 90 ही अक्षांश आपके दक्षिणी गोलार्ध में। अब बात करें कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं। प्रश्न पूछे पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं, तो पृथ्वी पर कुल अक्षांश की जहां हम बात करेंगे तो हम कहेंगे 90 ऐसे हैं जो उत्तरी गोलार्ध में है, यानी ऊपर के आधे गोले में यहाँ पर 90 रेखाएं हैं, ये 90 है टोटल, इस बिंदु को भी मिला लें तो। फिर अगर हम 90 बात करें तो 90 है दक्षिणी गोलार्ध में, और जब दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो इसमें दक्षिणी ध्रुव भी जुड़ा हुआ है जो रेखा ना होकर के बिंदु है। फिर एक अभी ये वाला तो जोड़ा ही नहीं गया है जो 0 डिग्री वाला। वेलकम बैक, आप लोगों का दोबारा से स्वागत है। एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू के कारण बीच में वीडियो जो है पॉज हो गया था, आगे का रिकॉर्डिंग उसमें आई नहीं। तो हम लोग आगे बातचीत करते हैं जहां पे हम लोग पहुंचे थे। हम लोग अक्षांश रेखाएं देख रहे थे, और अक्षांश रेखाओं में हमने ये भी देखा था कि जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा थी, ये जिसने पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तर और दक्षिण दिशा में बांट दिया था, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा बोल रहे थे, या इसी को हम लोग बोल रहे थे इक्वेटर। और इसी इक्वेटर या भूमध्य रेखा को हम लोग विषुवत रेखा बोलते थे, और ये जो विषुवत रेखा है इसी को हम लोगों ने 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोला। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इस रेखा के ऊपर 90 रेखाएं यहाँ थी, 90
अक्षांश पृथ्वी पर कितने हैं, तो कुल अक्षांश आप कहेंगे 90 अक्षांश तो है जो उत्तरी गोलार्ध में है और 90 अक्षांश ऐसे हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में है, यानी ये दक्षिणी गोलार्ध में है। फिर आपसे कहेगा एक अभी ये भी तो है 0 डिग्री अक्षांश, इसे भी अगर हम जोड़ देंगे जो कि केंद्र से होकर गुजर रहा है, तो इसे भी मिलाकर के कुल मिलाकर के आपके यहाँ होंगे 181, यानी पृथ्वी पर कुल अक्षांश अगर पूछे तो आपका उत्तर होगा 181। लेकिन आप ये जान रहे हैं कि जो ध्रुव है, जो यहाँ पर दक्षिण दिशा में एक ध्रुव दिखाई दे रहा है, दक्षिणी ध्रुव, जिसे हम लोग 90 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा बोलेंगे, ऐसे ही यहाँ पर नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है जो 90 डिग्री नॉर्थ साइड का अक्षांश है। अगर हम ये देखें कि ये दोनों बिंदु रेखा नहीं, इसलिए अगर आपसे पूछा जाए ध्रुवों को छोड़कर तो ध्रुव कितने हैं, दो, एक दक्षिणी ध्रुव एक उत्तरी ध्रुव, दो हटा देंगे 181 में से दो चला जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 179। अब आपसे पूछेगा भूमध्य रेखा और ध्रुवों को छोड़कर पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं, तो भूमध्य रेखा होगी एक, ध्रुव हो गए टोटल दो, और दो ये और एक ये, तीन हटाने की बात की है। उसने कहा भूमध्य रेखा और ध्रुव छोड़ देंगे तो तीन घट जाएंगे, 181 में से घट करके 178 बचेगा, यानी 181 तो कुल है, इसके ऊपर 182 नहीं होगा। उसमें से जो घटाता हुआ कहता जाए ध्रुव को छोड़कर, एक ध्रुव को छोड़कर, एक ध्रुव और एक भूमध्य रेखा को छोड़कर, जैसा शब्दावली इस्तेमाल करेगा उसके हिसाब से आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपने देखा पृथ्वी पर कुल अक्षांश। अब देखिए ट्विस्ट कहा है, पृथ्वी जैसे हमने ऐसे पकड़ रखी, मान लो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कोई भी अक्षांश वास्तव में रेखा नहीं है, बल्कि ये क्या है, वृत्त है। हमने कहीं से शुरू किया और जब हम वापस उसी बिंदु पे पहुंचेंगे तब एक अक्षांश कंप्लीट होता है, और ये रेखा ना होकर बल्कि एक वृत्त बन रहा है। इसलिए अगर हम देखें तो अक्षांश वृत्त है, परंतु अगर हम स्टेटमेंट बोल दें कि सभी अक्षांश रेखाएं ना होकर बल्कि वृत्त है, तो क्या ये कथन सही है? ये कथन सही नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि सभी अक्षांश में ये वाले दोनों भी आते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का साउथ अक्षांश दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ये तो ध्रुव ना तो ध्रुव रेखा है और ना ही ध्रुव वृत्त है। इसलिए आपसे अगर पूछा जाए ध्रुवों को छोड़कर, इन दोनों को छोड़ दें तो शेष सभी अक्षांश रेखा ना होकर वृत्त है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ दें तो बाकी सभी के सभी क्या है, वृत्त का निर्माण करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो पृथ्वी पर जो अक्षांश है इनमें से कुछ स्पेशल अक्षांशों को कुछ नाम दिया गया है, उनको हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। चूंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर, देखिए अपनी धुरी पर का मतलब ये है अपनी धुरी पर जहां फिक्स है उसके अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई, यानी इस अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी, इसलिए 23.5 डिग्री पर एक रेखा मानी गई उत्तर दिशा में, और इसे हम लोगों ने कहा है कर्क रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक नीचे अगर हम 23.5 डिग्री की बात करते हैं तो नीचे 23.5 डिग्री में साउथ दिशा में एक रेखा मानी गई, इसे हम लोगों ने कहा है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। ये जो कर्क और मकर है, इनके अगर हम ऊपर और चले तो 30 डिग्री, 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री, क्योंकि अगर हम देखें 23 के बाद 24, 25, 26 कहीं तो 30 आएगा, 30 डिग्री उत्तरी से लेकर 35 डिग्री तक उत्तरी तक, ये वाली जो बेल्ट है जिसमें हम कलम चला रहे हैं, ये वाली बेल्ट, ठीक ऐसे ही नीचे भी अगर हम देखें 30 से 35, यानी 30 डिग्री साउथ और फिर 35 डिग्री साउथ, इनके बीच की ये वाली जो बेल्ट जिसमें हम ये कलम चला रहे हैं, इन दोनों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। ये अश्व अक्षांश क्या है? अश्व अक्षांश 30 से 35 डिग्री का क्षेत्र है और ये एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। इसको समझिए, ये उच्च वायुदाब क्यों है? हाई एयर प्रेशर क्या है? जैसे हम कहते हैं कि हमारे ऊपर वायु का दाब कम है, इसका मतलब ऊपर से वायु जो हम पे दबाव डाल रही है वो कम कब होगा? अगर यहाँ की हवा ऊपर चली जाए तो हवा का दबाव हम पे नहीं होगा, ऊपर निकल गई, इसका मतलब दबाव हम पे कम हो गया। और अगर ये हवा कहीं पर ऊपर से नीचे उतर रही है तो जाहिर सी बात है कि नीचे दबाव डालेगी, इसी को एयर प्रेशर बोला जाता है, वायुदाब बोला जाता है। इससे स्पष्ट है कि अगर उच्च वायुदाब इस अश्व अक्षांश पे है, इसका मतलब हवाएं वहां नीचे उतर रही हो तभी दबाव डालेगी, तब इसलिए वो उच्च वायुदाब है। ये उच्च वायुदाब क्यों है? देखिए, सूर्य का प्रकाश लगभग साल भर इस रेखा पर लंबवत पड़ेगा। ये क्षेत्र भूमध्य रेखा एक गर्म रेखा होगी क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश लगभग साल भर पड़ेगा।
इसकी गर्म होकर हवाएं हल्की हो जाएंगी और ये हल्की हवाएं ऊपर उठेगी। उठी हुई ऊपर हवाएं दोनों तरफ दोनों गोलार्धों में पुनः नीचे उतरेगी और जो यहाँ से उठी हवा ऊपर से नीचे उतर रही है, तो जब वो हवा उतरेगी 30 से 35 मिनट, समझिए यहाँ से हवा भूमध्य रेखा से ऊपर उठी, तो जब भूमध्य रेखा से गर्म होकर हवा ऊपर उठ गई, तो आप ये कह सकते हैं जब हवा ऊपर उठ गई तो हवा का दबाव यहाँ कम हो गया। इसका मतलब भूमध्य रेखा कैसा क्षेत्र होगा? निम्न वायुदाब का क्षेत्र। ये कैसा क्षेत्र होगा? निम्न वायुदाब। ये लो एयर प्रेशर का क्षेत्र, क्योंकि यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई और हम वायु दाब कह रहे हैं। जब वायु का दबाव ही नहीं बचा, अब वायु तो ऊपर चली गई, दबाव ही नहीं है, इसलिए निम्न वायु दाब हो गया। ये जो ऊपर आई ये हवा फिर से दोनों तरफ उड़ेगी और जाकर 30 से 35 उत्तरी गोलार्ध और 30 से 35 दक्षिणी गोलार्ध में नीचे उतरेगी। और जब नीचे उतरेगी, अगर 30 से 35 में कोई चीज नाव जा रही है, ऊपर से हवा आएगी तो उस पर दबाव डालेगी, उसको डुबोने लगेगी। प्राचीन काल में यही होता था, जब कोई आक्रमणकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता था आक्रमण करने, तो अपने साथ बहुत सारी भोजन, राशन सामग्री, हथियार ये सब रख करके जाता था। घोड़े भी उसी में नाव में रख लेता था। जब नदी पड़ती थी तो घोड़े को नाव में रखता था और उसके बाद नाव से जब पार हो जाता था स्थल भाग पे, तो वो नाव उठाकर घोड़े में रख लेता था। जब 30 से 35 वाले क्षेत्र में नाव पहुंचती थी, तो जब ऊपर से दबाव भी हवा का पड़ता था, डूबने लगती थी, तो घोड़े उसमें से खुदा दिए जाते थे और वो तैर कर आगे मिलते थे और नाव का वेग हल्का हो जाता था जिससे वो डूबे नहीं। तो उसी प्रक्रिया से आज भी इसको हम लोग अश्वक्षांश बोलते हैं। अश्वक्षांश मतलब वर्तमान में घोड़े से कोई संबंध नहीं है। प्राचीन काल में घोड़े कुदा दिए जाते थे हवा का प्रेशर कम करने के लिए, इसलिए आज भी हम लोग इनको अश्वक्षांश बोलते हैं। तो 30 से 35 हो गया। 66.5 डिग्री उत्तर की दिशा में हम गए। अब देखिए यहाँ से 0 से चले 23.5, 30, 35, 66, ये जब 66.5 उत्तर में गए, इसका नाम है आर्कटिक वृत्त। इसे कहा जाता है आर्कटिक वृत्त। ठीक 66.5 जब हम नीचे की तरफ आते हैं यानी दक्षिणी गोलार्ध में, तो 66.5 डिग्री साउथ में आते हैं, तो इसे हम बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। यानी ये है अंटार्कटिक। क्या है आर्कटिक और अंटार्कटिक? आर्कटिक का एंटी ऑफ आर्कटिक, एंटी मतलब उल्टा, एंटोनिम्स माने विलोम। आर्कटिक का ठीक उल्टा। आर्कटिक का उल्टा क्यों? क्योंकि 66.5 उत्तर था, उत्तर का विलोम दक्षिण होगा 66.5, इस वजह से एंटी ऑफ आर्कटिक इज अंटार्कटिक। ये अंटार्कटिक है। और फिर इसके ऊपर और जाते हैं तो 90 डिग्री पर नॉर्थ मिलता है, 90 डिग्री साउथ मिलता है, ये उत्तरी ध्रुव हो जाता है, ये दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। ये कुछ स्पेशल अक्षांश है जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है। भूमध्य रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, फिर अश्वक्षांश क्या है। तो अश्वक्षांश केवल उत्तरी गोलार्ध में नहीं है बल्कि दक्षिणी में भी है। 30 से 35 की बेल्ट उत्तरी गोलार्ध में और 30 से 35 की बेल्ट दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों को ही अश्वक्षांश कहा जाता है। निम्न वायुदाब का क्षेत्र है भूमध्य रेखा, क्योंकि यहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, ऊपर उठ गई हवा, इसलिए यहाँ दबाव कम पड़ा, यही जाके उतरी है 30 से 35 पर, इसलिए यहाँ उच्च वायुदाब हुआ। इसी कारण अश्वक्षांश पर उच्च वायुदाब होता है। ये तो हो गया आपका, ये कुछ जिनके आधार पे आप ये जान पा रहे हैं कि अश्वक्षांश क्या है, ये अक्षांश क्या है। अब हम देखते हैं इन अक्षांश रेखाओं का वास्तव में प्रयोग क्या है। तो अब हम इनके प्रयोग की तरफ चर्चा करते हैं। क्या प्रयोग है? इन अक्षांश के अलावा जितनी भी अक्षांश है, इन अक्षांशों से हम तापमान का निर्धारण कई बार करते हैं और तापमान निर्धारण पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि देखिए कैसे कहा गया है पृथ्वी, इस पृथ्वी का ये केंद्र, इस केंद्र से जो गुजरने वाली रेखा है इसका नाम आपने दिया हुआ है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। इसके ऊपर 23.5 डिग्री जो है, इस 23.5 डिग्री उत्तर की दिशा में जो रेखा है उसे आप कह रहे हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जो नीचे की तरफ रेखा है यानी 23.5 साउथ में जो है, इसे आप कह रहे हैं मकर रेखा। ये जो कर्क और मकर का क्षेत्र है, सूर्य कभी इस भूमध्य रेखा पे लंबवत चमक रहा है, कभी इस कर्क पे लंबवत चमक रहा है, कभी इस मकर पे लंबवत चमक रहा है। यानी सूर्य इन्हीं दोनों के बीच अधिक प्रकाश दे रहा है और सूर्य के प्रकाश से इसमें गर्मी आ रही है, इसलिए इस वाले कटिबंध को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध। कटिबंध का मतलब है दो क्षेत्र से बंधा हुआ। उष्ण माने गर्म, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब है ट्रॉपिक्स के बीच का उष्ण गर्म क्षेत्र, क्योंकि सूर्य यहीं पर गर्मी दे रहा है। इसके और ऊपर जाता है 23.5 के ऊपर 66.5, ये है 66.5 नॉर्थ यानी आर्कटिक वृत्त। तो ये हो गया आर्कटिक वृत्त।
ठीक ऐसे ही 66.5 नीचे भी होगा, और 66.5 जो नीचे होगा साउथ दिशा में, उसे हम लोग बोलेंगे अंटार्कटिक वृत्त। अगर हम बात करें इन दोनों के बीच, इन दोनों का मतलब मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त, ये वाला इधर भी अगर हम देखें कर्क रेखा और 66.5 यानी ये वाला, ये दोनों ही साइड का ऐसा भाग है ना अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा है। ठंडे को हम लोग शीत शब्द से इस्तेमाल करेंगे, गर्म को उष्ण कहेंगे। यहाँ दोनों चीज है, इसलिए इन दोनों को हम लोग बोल देंगे शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब शीत भी है और उष्ण भी है, इसलिए इसे बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। यानी आपसे पूछे शीतोष्ण कटिबंध क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी के बीच और मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी के बीच ये कटिबंध दोनों ही क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। फिर आपसे कहेगा यहाँ पर जब आप 90 डिग्री पर जाते हैं तो 90 डिग्री नॉर्थ का मतलब होता है उत्तरी ध्रुव, और जब यहाँ पर आ जाते हैं 90 डिग्री साउथ तो इसे आप कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों के बीच ये वाला जो क्षेत्र है जिसमें हम डॉटेड पॉइंट्स रख रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र को अगर हम देखें तो ध्रुवों के आसपास का ठंडा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की गर्मी है, सूर्य यहीं के बीच में है, इससे दूर है, इसलिए ठंडा क्षेत्र होगा। इसलिए कई बार इसे हम लोग बोलते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध ध्रुवों के आसपास का क्षेत्र है, जो बिल्कुल ध्रुवों के आसपास, उसे हम लोग ध्रुवीय कटिबंध भी बोल देते हैं। तो कई बार हम लोग इसके लिए शब्द का इस्तेमाल ऐसे कर जाते हैं, ध्रुवीय कटिबंध। ठीक, ये भी क्या है? शीत कटिबंध, यानी ये भी कैसा कटिबंध है? ठंडा वाला। तो शीत कटिबंध यानी ध्रुवीय कटिबंध। तो बहुत ही आसान है इस चीज को समझना कि पृथ्वी पर कौन सी चीज ठंडी और कौन सी चीज गर्म होगी। गर्म कहां पर है? गर्मी सबसे ज्यादा कहां पर पड़ रही है? तो गर्मी पड़ रही है इस कर्क और मकर के बीच, इसलिए ये गर्म क्षेत्र उष्ण कहलाता है। इसके ऊपर ये वाला दोनों साइड का ये शीतोष्ण कहलाता है, यानी शीत भी है उष्ण भी है। और ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है जो शीत कटिबंध है, ध्रुव के आसपास का क्षेत्र है, ये ठंडा क्षेत्र है। शीत कटिबंध यानी तापमान निर्धारण अगर करना हो तो अक्षांश रेखाओं का रोल आता है। जिस प्रकार जब हम आगे देशांतर पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे देशांतर रेखाओं का निर्धारण हम लोग समय निर्धारण करते हैं, यानी उनकी मुख्य भूमिका समय के निर्धारण में होती है। अक्षांश रेखाओं की भूमिका तापमान निर्धारण में होती है, कहां पर क्या ताप है। फिर आप देख रहे हैं जो भूमध्य रेखा है यही सबसे बड़ी रेखा। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर जाते जा रहे हैं आपको इनके वृत्त की लंबाई घटती हुई नजर आती है ध्रुव की तरफ, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाए चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाए। यानी सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर जो रेखा है, ये जो वृत्त है ये सबसे बड़ा है। इसके ऊपर बढ़ते जाए आपके वृत्तीय लंबाई घटती जा रही है, वृत्त छोटे होते जा रहे हैं, नीचे जाते जाए तो अक्षांशीय वृत्त अगेन छोटे होते जा रहे हैं, ध्रुव पर जाकर शून्य हो जा रहे हैं, वहां पर बिंदु मिल जा रहे हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए। फिर आपसे पूछेगा आप ये बताइए कि इन कौन से बिंदु पर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का अधिक होता है। आपसे एक प्रश्न ये पूछता कि गुरुत्वाकर्षण बल कहां पर होगा सर्वाधिक और कहां पे होगा न्यूनतम। तो अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहां होगा और न्यूनतम गुरुत्वाकर्षण बल कहां होगा, बहुत अच्छा सा प्रश्न यहां पे बनता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब है पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, इसके लिए एक फार्मूला आपने पढ़ रखा है कि स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण की मान अगर हम निकालें, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसका मतलब है पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर या पृथ्वी का द्रव्यमान। ई का मतलब यहां कुछ नहीं है, अर्थ है, मास माने द्रव्यमान पृथ्वी का, त्रिज्या पृथ्वी की। तो अगर देखें तो ये तो कांस्टेंट है। अगर इस स्मॉल जी की वैल्यू देखें तो ये किस पे निर्भर कर रही है? त्रिज्या, यानी जहां त्रिज्या ज्यादा होगी वहां पर, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर हर ज्यादा हो जाएगा तो इस बिंदु का मान कम हो जाएगा। इसका मतलब जहां त्रिज्या ज्यादा है वहां जी का मान कम होगा। अब आप बताइए सबसे ज्यादा त्रिज्या इस वाले वृत्त पर होगी कि ध्रुव पर होगी? इसका मतलब ध्रुव पर पृथ्वी थोड़ा चपटी है, धसी है, तो जब धसी होगी तो इसकी त्रिज्या यहाँ कम हो जाएगी। इसका मतलब है ध्रुवों पर त्रिज्या कम हो जाएगी। जब ध्रुवों पर धसी है पृथ्वी, चपटी है, तो इसकी वजह से यहाँ जब कम हो गया त्रिज्या, त्रिज्या का कम होना किस चीज का बढ़ जाना? त्रिज्या कम हो जाना तो जी का बढ़ जाना है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। तो ध्रुवों पर क्या होगा? जहां पर ध्रुव है न्यूनतम कहां होगा और अधिकतम कहां होगा? तो न्यूनतम हो जाएगा भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमध्य रेखा पर इसका सबसे ज्यादा लंबी त्रिज्या है। और जब त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो जी का मान कम हो जाएगा, और जब त्रिज्या का मान घटेगा, जो कि घटता कहां है? ध्रुव पर, तो जब ध्रुव का मान में त्रिज्या का मान घटेगा, त्रिज्या का मान घटते ही जी बढ़ जाएगा। इसका मतलब सर्वाधिक कहां पर हो जाएगा?
बहुत अच्छा सा प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट रट्टा मारते हैं, रटना नहीं है। सर्वाधिक कहां होगा गुरुत्वाकर्षण बल का मान? ध्रुवों पर होगा, क्योंकि ध्रुवों पर जैसे ही पृथ्वी धंसी है, यहां तक मान लो धंसी है, अब यहीं से त्रिज्या नापते हैं आपके केंद्र से, तो ये छोटी सी होगी, अब यहां त्रिज्या नाप रहे थे तो ये आपका बड़ा त्रिज्या था, तो जब त्रिज्या बढ़े, त्रिज्या का बढ़ना g को घटा देगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती, और त्रिज्या बढ़ कहां रही है? भूमध्य रेखा पर, जब ये त्रिज्या बढ़ी भूमध्य रेखा पर तो g घट गया, यानी भूमध्य रेखा पर जब होगा न्यूनतम हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण और अधिकतम कहां पर हो जाएगा? ध्रुवों पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं को देखा। अब हम लोग अगले वीडियो में देशांतर रेखाओं को देखेंगे। तो अक्षांश रेखाओं के होपफुली सारे कॉन्सेप्ट आपको यहां तक समझ में आ गए होंगे। चलिए धन्यवाद।